बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बेवा को विरासत में 6 मरले का प्लाट मिला। उस औरत का इरादा था कि प्लाट को फ़रोख्त करके हज की सआदत कर लूँगी, लेकिन अपने बेटे की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के शौक़ की वजह से उसने प्लाट के कागजात अपने बेटे के हवाले किए और कहा, ये लो बेटा, इस प्लाट को फ़रोख्त करके एडमिशन फ़ीस अदा कर लेना। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब ऐसे कई प्लाट ख़रीद लेंगे और मैं हज का शौक़ भी पूरा कर लूँगी। बेटे ने जब अपनी माँ के मुंह से ये अल्फाज सुने तो काफ़ी जज्बाती हुआ और माँ का शुक्रिया अदा किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद लड़का हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर पर हो गया, मगर इसके बाद उस लड़के के तेवर बदल गए। शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रहने लगा, जबकि माँ को अकेला छोड़ दिया। पहले तो वो महीने में 1-2 बार माँ को फ़ोन करके पूछ लेता, लेकिन फिर उसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया। एक दिन उसे इतला दी गई कि तुम्हारी माँ की आखिरी सांसें हैं और वो अस्पताल में एडमिट है। काफ़ी अरसे बाद अचानक उसे अपनी माँ की याद आई और भागता हुआ चला आया। बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो बीवी को थप्पड़ दे मारा। भागता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि बूढ़ी माँ ने डॉक्टर से कहा, जब मेरी मौत का वक्त करीब हो और मेरी रूह निकलने लगे तब। खालिद साहब एक स्कूल टीचर थे। जब उसकी सर्विस के 25 साल मुकम्मल होने लगे तब उसने अपनी बेगम से मशवरा किया कि मैं अब मज़ीद नहीं पढ़ा सकता, लिहाजा मेरा इरादा है कि सर्विस के 25 साल मुकम्मल होने पर मैं रिटायरमेंट ले लूँ। पेंशन से मिलने वाली रकम से छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा या फिर एक दुकान खोलूँगा। बीवी ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, अगर हो सके तो वो पूरी कर लें। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात अगर आप मेरी मान लें। खालिद साहब ने बीवी से कहा, क्या कहना चाहती हो? तो उसने बताया कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं हज की सआदत करूँगी। इस पर खालिद साहब मुस्कुरा कर कहने लगे कि मेरी भी यही दिल की ख्वाहिश है और पेंशन मिलने पर सबसे पहला काम मैं यही करूँगा। तुम इस लिहाज से बेफिक्र रहो। यह सुनकर मिसेस खालिद बहुत खुश हुई और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे इतना अच्छा साथी दिया है जिसकी वो ख्वाहिश का एहतराम करता है। ये खालिद साहब की सर्विस का आखिरी साल था जब 5वीं जमात का एक बच्चा मुसलसल स्कूल से देर से आता था। हालांकि खालिद साहब कई दफ़ा उसे इस बात की सज़ा दे चुके थे, मगर इसके बावजूद लड़के की आदत में किसी किस्म की तब्दीली ना आई। खालिद साहब बहुत नफीस इंसान थे और अपनी सर्विस के दौरान कभी भी उसने किसी लड़के को सज़ा नहीं दी थी, लेकिन ये इरफान ही था जिसने उसे सज़ा देने पर मजबूर कर दिया। बकौल खालिद साहब के कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतना हर धर्म और ज़िद्दी लड़का नहीं देखा। जितनी उसे सज़ा दी जाए उसकी आदत में किसी किस्म की तब्दीलियां ना आ सकें। इतनी छोटी सी उम्र में वो बड़ी अजीब नज़रों से अपने उस्ताद को देखता है। जब उसके हाथ पर छड़ी मारी जाए तब हाथ पीछे तक नहीं करता, ना ही अपने तासुर से ये महसूस होने देता है कि उससे दर्द हो रहा है। ऐसे महसूस होता है कि उस्ताद की सारी सज़ा बेकार जा रही है और उसे किसी किस्म का असर ही नहीं होता। इसी वजह से अक्सर उस्ताद उसे शदीद सज़ा देने पर मजबूर हो जाते। आज सुबह खालिद साहब जैसे ही अपने घर से निकले तो एक अजीब मंजर उसने देखा। ये इरफान ही था जो कि मंडी में मौजूद था। मंडी से जो भी लोग फल और सब्जियां खरीद कर जाते, कुछ सब्जियां लोड और अनलोड भी होती, तो वो गिरे हुए फल और सब्जियां उठा लेता। कुछ खुदा तरस लोग उसे सब्जियां और फल उठाने देते, जबकि कुछ लोग इस बात की उसे सज़ा देते कि उसने गिरी हुई सब्जियां और फल क्यों उठाए हैं। खैर, जैसे भी वो फल और सब्जियां इकट्ठी करके सड़क के किनारे बैठ जाता, इस इंतज़ार में कि लोग उसे सब्जियां और फल ख़रीद लेंगे। वो उस वक्त तक सड़क के किनारे मौजूद रहता जब उसकी तमाम सब्जियां और फल फ़रोख्त ना हो जाते। फिर पैसे लेकर वो एक मेडिकल स्टोर पर गया, कुछ अद्वियात ख़रीदी, घर का थोड़ा सा राशन भी ख़रीदा। इसके बाद वो वापस घर की तरफ आता है। खालिद साहब खामोशी से उसका पीछा कर रहे थे। घर जाकर वो अद्वियात और राशन घर रख कर अपना बस्ता उठाता और स्कूल की जानब दौड़ पड़ता। आज उस लड़के का पीछा करते हुए खालिद साहब खुद भी स्कूल से लेट हो चुके थे, मगर आज उसे उस लड़के के बारे में हकीकत मालूम हो चुकी थी कि वो स्कूल हमेशा लेट क्यों आता है।
खालिद साहब नहीं जानते थे कि उसकी माँ बीमार है या फिर बाप, लेकिन इस छोटी सी उम्र में वो किसी न किसी की कफालत ज़रूर कर रहा था। इरफान डरता हुआ स्कूल में दाखिल हुआ तो आज खालिद साहब ने उसे अपने पास बुलाया, उन हाथों को चूमा जो छड़ियाँ खा खा कर सख्त हो चुके थे और लाल थे। पूरी क्लास हैरान थी कि आज सर को क्या हो गया है। कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं हकीकत से वाकिफ़ नहीं था। छुट्टी के बाद खालिद साहब इरफान को अपने साथ ले गए। इरफान ने खालिद साहब को बताया कि उसकी माँ सख्त बीमार है, वो यतीम है और उसका बाप इंतकाल कर चुका है। घर में कमाने वाला और कोई नहीं, बहनें भी उससे छोटी हैं, लिहाजा वो खुद ही जिम्मेदारी उठाते हुए रोज़ाना मंडी में जाता है, वहाँ से फल और सब्जियाँ गिरती हुई इकट्ठी करता है, सड़क के किनारे फ़रोख्त करके चार कमाकर इनसे राशन और अद्वियात वगैरह ख़रीद लेता है। इस वाक़ये के बाद खालिद साहब ने कभी भी इरफान को सज़ा न दी। हर माह अपनी तनख्वाह में माकूल हिस्सा वो इरफान के हवाले कर देता कि अब इसे मंडी जाने की ज़रूरत ना पड़े। घर आकर खालिद साहब ने इस वाक़ये का तज़किरा अपनी बीवी से किया और कहा कि सर्विस के आखिरी साल मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं कभी अपने आप को माफ़ ना कर पाता अगर इस बच्चे की हकीकत ना जान पाता। मैं उस लड़के इरफान को काफ़ी अरसे से मार रहा था बग़ैर किसी वजह जाने के कि वो लड़का किन मुश्किलात में घिरा हुआ है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो यतीम है। बजाय इसका सहारा बनने के मैं बस उसे सजा दिए जा रहा था। मिसेस खालिद ने अपने शौहर को तसल्ली दी और कहा कि आपने ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की और इस मामले में अल्लाह ताला आपको कैसे अकेला छोड़ सकता था, इसलिए अल्लाह उस लड़के की हकीकत आपके सामने लाया है। आज सर खालिद का स्कूल में आखिरी दिन था, वो रिटायर्ड होने जा रहे थे। तमाम बच्चे बहुत इमोशनल थे, वो सर से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी इरफान था। हालांकि सर ने इरफान को बहुत मारा था, लेकिन ये बच्चे का ज़र्फ था कि वो जानता था कि सर मुझसे नावाकिफ़ है ना। मैंने अपनी सारी हकीकत सर को बताई होती, वरना वो मुझे कभी भी सना न देते। सर खालिद का बेटा रिहान उस वक्त 10वीं जमात में पढ़ता था। अब मास्टर साहब ने अपनी तमाम तर तवज्जो बेटे की तालीम पर लगा दी, क्योंकि रिहान उनका अकलौता बेटा था और दोनों अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। रिटायर्ड होने के बाद सर सबसे पहले अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, लिहाजा मज़ीद देर किए बगैर वो अपनी पेंशन लेने के लिए रवाना हुए। पैसे लेकर वो बैंक से वापस आ ही रहे थे कि एक मोटरसाइकिल सवार लड़के ने वैरान सड़क पर खालिद साहब को रोका, उसे पिस्टल दिखाया और फिर बैग लेकर भाग गया। खालिद साहब उसे आवाज़ें दे रहे थे कि बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, ये मेरी 25 साल की मेहनत की कमाई है, मगर लड़के ने पीछे मुड़कर ना देखा और वहाँ से फरार हो गया। खालिद साहब खाली हाथ वापस घर आ रहे थे। उसकी तबीयत रास्ते में ही ख़राब हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो बाइक चला रहे थे क्योंकि उसका सब कुछ लुट चुका था। उस रकम से उसने हज करना था और छोटा मोटा कारोबार भी करना था, मगर अब उसके तमाम सपनों पर पानी फिर चुका था। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचे तो गेट पर गिर गए। उसकी बीवी मरियम ने जब देखा कि उसका शौहर गिरा हुआ है तो रोती ही आई, अपने शौहर को संभाला। रिहान उस वक्त घर में ही मौजूद था, जल्दी से पानी लेकर आया, अपने बाप को पानी पिलाया। वो नहीं जानते थे कि क्या मामला पेश आया। जब थोड़ा सा होश आया तो मरियम ने अपने शौहर से दरियाफ्त किया कि क्या हुआ आपको। तब खालिद साहब ने अपनी बीवी और रिहान को बताया कि वैरान सड़क को देखते हुए एक डाकू ने मेरा रास्ता रोका और पैसे लेकर भाग गया, साथ में मेरा बटवा भी ले गया जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड भी था। ये खबर सुनकर मरियम की तो जैसे दुनिया ही लुट चुकी थी। वो भी बहुत परेशान हो गई, जबकि रिहान अभी कम उम्र था। वो नहीं समझता था कि उसके बाप की 25 साल की मेहनत की कमाई गई है। खालिद साहब के पड़ोस में उसके एक दोस्त थे जो कि पुलिस स्टेशन ले गए, मगर पुलिस वालों ने अजीब व गरीब सवालात करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से खालिद की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा कि पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत में यह नुकसान लिखा था जो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्त ने उसे तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा,
आप फिक्र मत करें। एक हफ्ता गुजर चुका था और अब खालिद साहब तकरीबन इस बात से आगाह हो चुके थे कि उसकी पेंशन के पैसे अब वापस आने वाले नहीं हैं। अगर पुलिस वालों ने किसी किस्म की कार्रवाई की होती तो आज वो मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाते, लेकिन नहीं, वो भी उल्टा मुझसे रिश्वत मांगते थे कार्रवाई करने के बजाय। हालांकि ये उनकी ड्यूटी थी। एक हफ्ते बाद उनके घर बाहर किसी ने दस्तक दी। खालिद साहब उस वक्त नाश्ता कर रहे थे। उसने रिहान से कहा कि जाकर बाहर चेक करो कौन है दरवाजे पर। रिहान दरवाजे पर गया तो देखा एक डाकिया खड़ा है, उसके हाथ में एक ख़त था। रिहान ने वो ख़त अपने बाप के हवाले किया। खालिद वो ख़त देखकर हैरान हुआ कि उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो ये ख़त कहाँ से आया और क्यों आया। ख़त खोलकर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि खालिद साहब, मैं आपका मुजरिम हूँ। उम्मीद है ख़त पढ़ने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट पड़ी थी जबकि उसका ऑपरेशन होना था। मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हो रहे थे, मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मगर आपको लूटने के बाद मैं जैसे ही पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो किसी खुदा तरस डॉक्टर ने बग़ैर मुआवजे के मेरी माँ का ऑपरेशन किया। मेरी माँ सेहतयाब हो चुकी है और उसे नई ज़िंदगी मिल चुकी है। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं थे, लिहाजा अमानत के तौर पर इन पैसों को रख लें। कुछ दिन इंतज़ार किया ताकि पुलिस मुझे पकड़ न ले। आपकी अमानत मेरे पास पड़ी है। आप ख़त में बताए गए पते पर पहुंचकर अपनी रकम वापस ले सकते हैं। ख़त पढ़कर खालिद साहब नाश्ता करना ही भूल गए और जल्दी से बाइक निकालकर बताए गए एड्रेस पर रवाना हुए। यह एक वीरान जगह थी और खालिद साहब हैरान थे और दिल ही दिल में डर रहे थे कि शायद ये उस शख्स का कोई और मंसूबा ना हो और वो मज़ीद उसे लूटना ना चाहता हो। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस मोटरसाइकिल के, शायद ये भी हाथ से चला जाए। 10 मिनट तक एक लड़का जो कि महज 18-20 बरस का था, एक कपड़े से मुंह को छुपाए मास्टर साहब की तरफ आया और आते ही उनके कदमों में गिर गया और फिर रो रो कर कहने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दें। मास्टर साहब ने उसे कदमों से उठाया और जब लड़के ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया तो गौर करने पर पता चला कि मास्टर साहब का ही अपना शागिर्द था जो उससे तस्लीम हासिल कर चुका था। इसका नाम अकील था। खालिद साहब ने अकील से कहा कि तुम तो क्लास में काफ़ी लायक लड़के थे। अकील ने उससे बताया कि सर, गुर्बत की वजह से मैं अपनी तालीम जारी ना रख पाया और मैट्रिक के बाद मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान चुका था। मैं जानता था जिससे पैसे लेकर जा रहा हूँ ये मेरा उस्ताद है, मगर इस वक्त अपनी माँ की मोहब्बत मुझ पर गालिब आ चुकी थी। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। इस दुनिया में सिर्फ अकेली माँ ही मेरी थी जो अपनी थी, बाकी सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके थे। बाप भी मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर दूसरे शहर में रहने लगा। जो दोस्ती का दावा करते हुए थे, मुश्किल की इस घड़ी में वो भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मास्टर साहब ने इन पैसों से 50,000 उस लड़के के हवाले किए। उसने लेने से इनकार किया तो मास्टर ने डांटते हुए कहा कि यह एक उस्ताद का हुक्म है, लिहाजा पैसे ले लो। पैसे लेकर वो वापस घर आया। ये शाम का वक्त हो चुका था। आज रात मास्टर साहब ने घर में गुजारनी थी और सुबह दुबई वीज़े, पासपोर्ट वगैरह के लिए एक एजेंसी से रब्ता करना था। मास्टर साहब हज की दरख्वास्त दे चुके थे। वो खुश थे कि उसका और उसकी बीवी का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन अभी भी उनका इम्तिहान बाकी था। आधी रात को डाकू ने उसके घर पे आए। किसी ने मास्टर साहब की मुखबरी की थी कि वो पैसे लेकर घर आ चुके हैं। ये 3 लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। उन्होंने रिहान के सर पर पिस्टल रखकर कहा कि पैसे हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। मास्टर साहब लरज़ उठे, उनकी मिन्नत कर रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ। संदूक में से पैसे निकाले, पैसों का थैला उनके हवाले किया तो उन्होंने रिहान को छोड़ दिया और फिर घर से फरार हो गए। पैसे वापस मिलने की खुशी बहुत आर्जी साबित हुई और मास्टर साहब दोबारा गम में डूब गए। वो भी रो रहे थे कि गली में शोर बुलंद हुआ। शोर इतना ज़्यादा था कि मास्टर साहब जल्दी से घर के बाहर निकले। घर के साथ वाली सड़क पर उन्होंने देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी है, जबकि लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे।
मास्टर साहब ने जाकर देखा तो तीनों में से एक डाकू के साथ हादसा पेश आया। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया जबकि बाकी दो साथी भाग चुके और जो डाकू मारा गया था उसी के हाथ में थैला भी था। मास्टर साहब ने वो थैला वहाँ से लिया, तमाम लोगों को बताया कि ये मेरे घर से ही चोरी करके भागे थे। इस साल शायद हज मास्टर साहब और उसकी बीवी की किस्मत में नहीं था और उनकी हज करने की दरख्वास्त कैंसिल हो गई। कुरानदाजी में उनका नाम नहीं था। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हमारी दरख्वास्त ज़रूर कबूल होगी। हर एक इम्तिहान के बाद मास्टर साहब का दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। वो अगले साल बेताबी से हज की सआदत हासिल करने का इंतज़ार कर रहे थे। मास्टर साहब के एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि शहर में एक प्लाट ख़रीद लेते हैं। मेरी एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है, इस सिलसिले में दोनों मिलकर 30 लाख का ये प्लाट ख़रीद लेते हैं और अगले साल मुनाफा पर यह प्लाट फ़रोख्त कर देंगे। मास्टर साहब को दोस्त का ये मशवरा काफ़ी हद तक पसंद आया। वैसे भी मास्टर साहब को फ़िलहाल पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लाट ख़रीद लिया, लेकिन उनके सर पर आसमान तब टूट पड़ा जब पता चला कि वो ऐसा प्लाट था जिस पर सटे आर्डर जारी थे। वो एक मुतनाज़ ज़मीन थी जिस पर माफिया का कब्ज़ा था। प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारे लोगों से पैसे बटोर कर ये मुल्क छोड़कर दुबई चला गया। खालिद साहब बहुत परेशान हुए और अपने दोस्त के घर गए। उससे कहा, यार मैंने तुम्हारे मशवरे पर ही ये प्लाट ख़रीदा था, लेकिन अब हम एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। हमारे पैसे भी एक ऐसे शख्स के पास हैं जो ये मुल्क छोड़ चुका है और ये प्लाट भी हमारे हाथ से चला गया है। बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर ने सिर्फ मास्टर साहब और उसके दोस्त के साथ ही धोखा नहीं किया था, बल्कि शहर के 50 लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। सब मिलकर उसके घर गए जबकि उसके वालिदैन और भाई घर में मौजूद थे। खालिद साहब और उसके दोस्त से पहले 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जो कि उसके वालिदैन से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि आपके बेटे ने हमारे साथ धोखा किया है और तमाम लोगों के पैसे लेकर फ़रार हो चुका है। उसके बाप ने मुस्कराते हुए कहा कि एक ऐसा बेटा वो मेरा बेटा है ही नहीं। मैंने तो कब से उससे लातल्की का ऐलान कर दिया है और सारा मोहल्ला इस बात का गवाह है। यह सुनकर खालिद साहब और उसके दोस्त की परेशानी में इजाफा हुआ और उन्हें अपना पैसा डूबा हुआ नज़र आ रहा था जो कि कभी वापस नहीं आ सकता था। इसी दौरान 4 साल का अरसा गुजर चुका था। खालिद साहब अब बच्चों की ट्यूशन पढ़ाकर घर का निज़ाम चला रहे थे। हालांकि ये उम्र उसके आराम करने की थी। सारी ज़िंदगी वो बच्चों को मेहनत से स्कूल पढ़ाते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद वो सख्त मेहनत कर रहे थे। एकेडमी और स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे और रात गए तक ट्यूशन भी पढ़ाते थे, जबकि उसकी बीवी मरियम सिलाई कढ़ाई करके 4 पैसे कमा लेती थी। खालिद साहब हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लिहाजा बीमार पड़ गए। इन हालात में रिहान ने अपनी तालीम जारी रखी। वालिदैन के हालात को देखते हुए एक बार रिहान ने कहा कि मैं मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसकी माँ ने और खालिद साहब ने भी इससे नसीहत की कि किसी सूरत पढ़ाई नहीं छोड़नी। खालिद साहब को अचानक दिल का अटैक हुआ और वो चल बसे। मरियम और रिहान के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था क्योंकि वो उस घर के सरबराह थे। अब मरियम बाप और माँ दोनों बनकर अपने बेटों को पाल रही थी, साथ साथ उसकी तालीम भी जारी रख रही थी। एफए की तालीम हासिल करने के बाद रिहान ने एक आला यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर वो जानता था कि इस यूनिवर्सिटी के अखराजात उसके पास नहीं हैं, ना ही उसकी माँ के पास। वो मायूस शक्ल बनाकर माँ के सामने आया और कहा, माँ मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपना शौक़ पूरा कर लो। ये सुनकर वो हैरान हुआ और माँ से पूछने लगा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। माँ ने कहा, बेटा मुझे विरासत में 6 मरले ज़मीन मिली थी। माँ ने उस ज़मीन के कागजात बेटे के हवाले किए और कहा, जा अपना शौक़ पूरा कर ले। मैंने सोच रखा था कि इस ज़मीन को फ़रोख्त करके हज करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब इस तरह के कई प्लाट ले लेंगे और मैं हज का शौक़ भी पूरा कर लूँगी। बेटे ने अपनी तालीम जारी रखी
6 मरले के इस प्लाट को फ़रोख्त किया और इस इदारे में अपना एडमिशन करवाया। रिहान की मां ने सिलाई कढ़ाई जारी रखी और खूब मेहनत की। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद उसे एक अच्छी सी जॉब मिली और यूं बुरे दिनों का ख़ात्मा हुआ। चंद अरसे बाद ये खुशी मां के लिए आर्जी साबित हुई, क्योंकि उसने पसंद की शादी की और फिर मां को छोड़कर बीवी के साथ अलहदा घर में रहने लगा। इस वक्त मां को उसके मरहूम शौहर की तरफ से सिर्फ 10,000 रुपये माहाना पेंशन मिलती थी। 10,000 के रहम करम पर मां को छोड़कर वो अपनी मोहसिन मां से अलहदा हो गया। उसके अपने घर में गाड़ी से लेकर एयर कंडीशनर तक सारी सहूलियात मौजूद थीं, जबकि उसकी मां गर्मी में अब भी कपड़ों की सिलाई कर रही थी। इन हालात में भी कभी मरियम के मुंह से अपने बेटे के लिए बद्दुआ ना निकली, क्योंकि वो अब भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मगर अब उसकी मां बीमार हो चुकी थी, वो बिस्तर से लग चुकी थी। बीमारी की हालत में भी उसने कभी अपनी मां की तीमारदारी ना की, ना ही फ़ोन करके पूछा। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हमसाए उसे अस्पताल ले गए और इसी तरह उसको इतला दी गई कि उसकी मां अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही है। अगर मां को ज़िंदा हालत में आखिरी बात देखना चाहते हो तो फ़लाँ अस्पताल आ जाओ। ये सुनकर वो भागना शुरू हुआ। बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बीवी को भी थप्पड़ मारा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। कहने लगा, ये मेरी माँ है। डॉक्टर उसके मुतालिक पहले ही काफ़ी कहानियाँ सुन चुका था और उसने अपनी माँ को इस हालत में भी तना छोड़ दिया। डॉक्टर उस पर शदीद गुस्सा हुआ, उसको काफ़ी डांटे पिलाई और बुरा भला कहा। मरियम ने लरजते हाथों से डॉक्टर के हाथ पकड़े और फिर कांपते हुए होठों से डॉक्टर से पूछा कि तुम मेरे बेटे को डांट क्यों रहे हो। ये उसकी मां के आखिरी अल्फाज थे, जिससे उसकी मोहब्बत अब भी अपने बेटे के लिए झलक रही थी। इसके बाद उसकी मां की गर्दन एक तरफ झुक गई और वह हमेशा हमेशा के लिए फलक के उस पार चली गई। आज भी तकरीबन हर घर की यही कहानी है। माँ बाप की कदर उनकी ज़िंदगी में ही करें, वरना वक्त गुजर जाएगा दोस्त, लेकिन पछतावा कभी ख़त्म नहीं होगा। नादरीन, बराए मेहरबानी अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।